नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता यहाँ पे। और जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सुपर टेट एग्ज़ाम 2026 और 27 एग्जाम्स की, ठीक है ना। सो गाइस देखो, मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले CDP का जो यहाँ पे हमारा पोर्शन है वो कंप्लीट कराऊंगी। जैसे CDP में यहाँ पे जीवन कौशल है और यहाँ पे जो है आपका बाल मनोविज्ञान है और क्या है, शिक्षण कौशल है। ओके इस तरह से ये आपकी 3 जो है CDP के माध्यम है। सो गाइज आपको पता है कि शिक्षण कौशल और जीवन कौशल इसकी कंटिन्यू यहाँ पर क्लासेस आपकी आ रही है। और यहाँ पे जो बाल मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान के साथ में मैं ज्योग्राफी को स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है ना। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं 2 सब्जेक्ट्स को लेकर चल रही हूँ यहाँ पे, क्लियर है। सो गाइज देखो, हम पढ़ रहे हैं क्या यहाँ पे, ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास कैसा रहा। तो ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा का जो विकास था वो कैसा रहा, ये चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो जिसमें मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था 1813 का चार्टर एक्ट, फिर मैंने 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ाया, फिर 1839 का चार्टर एक्ट पढ़ाया, फिर मैंने आपको 1858 का वुड का चार्टर एक्ट पढ़ाया है यहाँ पे। ओके और अब देखो, काफ़ी वर्षों के बाद 1882 में, अब देखो काफ़ी वर्षों के बाद 1882 में आता है किसका भैया, हंटर कमीशन का चार्टर एक्ट। देखो मैंने आपको पढ़ाया था वुड का डिस्पैच पढ़ाया था मैंने आपको 1854 का, ठीक है ना। अब देखो 1854 में, अब 1882 में, अब आप देख लो कितने वर्ष बाद जो है आपका कितने वर्ष बाद आपका फिर से एक और यहाँ पे कमीशन आते हैं, हंटर कमीशन 1882। और यहाँ पर इन्होंने ध्यान से सुनना, देखो जो वुड ने जो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी नियम यहाँ पे रूल्स फॉलो किए, जो भी बनाए, ध्यान से सुनना। जैसा आपके हंटर कमीशन आते हैं, क्योंकि वुड ने क्या किया था, मेघालय को बिल्कुल नकार दिया कि मेघालय की ये रणनीति यहाँ पे नहीं चलेगी, जितने भी रूल्स मेघालय ने बताए हैं वो सभी यहाँ पे आपके क्या होंगे भैया जी, बंद किए जाएंगे, ठीक है। तो फिर वुड ने अपने अपने अनुसार बताए यहाँ पे चीज़ें। अब यहाँ पे जो हंटर कमीशन है, ध्यान से सुनना मेरी बात, हंटर जो कमीशन है वो वुड की कही हुई सारी बातों को नकारेगा नहीं, बल्कि वुड ने जो भी नियम यहाँ पे दिए हैं बस उसमें अगर थोड़ा बहुत कुछ भी इन्हें चेंज करना है तो उसी में चेंज करेगा, बाकी इन्होंने वुड की सारी बातें सही कही है, ठीक है। हंटर कमीशन कहते हैं कि मैं कोई भी चेंज नहीं करूँगा, हाँ थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं थोड़े हल्के फुल्के इसमें नियम और जोड़ सकता हूँ बस, ठीक है ना। बाकी वो वुड का जो यहाँ पे डिस्पैच था 1854 का, वो बिल्कुल परफेक्ट इन्होंने बनाया हुआ है। तो भैया फिर जैसे यहाँ पर, ठीक है ना, फिर जैसे यहाँ पे मैंने आपको पढ़ा रही हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी के आधार पर ये सारी चीज़ें आपकी दी जा रही है। तो फिर वे कहते हैं भैया किसको, हंटर कमीशन को, कि आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें ऐड करनी होगी जो इम्पोर्टेंट होंगी, ठीक है ना। ज़्यादा लोग यहाँ पर आप चीज़ें रूल्स फॉलो मत कीजिएगा इसमें। फिर हंटर कमीशन कहते हैं ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ओनली वही मैं फॉलो करूँगा। चलिए अब हंटर कमीशन की बात करते हैं। 1882 में आता है। देखो गठन कब हुआ इसका, 3 फरवरी 1882 में। ओके इसके अध्यक्ष भैया विलियम हंटर ही होंगे। अच्छा इसमें कुल सदस्य कितने हैं, हंटर कमीशन समिति में कुल सदस्य 20 हैं, जिसमें कि 6 भारतीय हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हंटर कमीशन में कुल सदस्य कितने हैं, 20, और हंटर कमीशन में जो सदस्य हैं उनमें भारतीय सदस्य कितने हैं, वो 6 हैं, बाकी सभी विदेशी है, ठीक है। अच्छा उपनाम क्या है इनका, भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। क्या भैया जी, भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है हंटर कमीशन को, ठीक है ना। अच्छा क्या महत्व है इसका, तो इसे भारत का पहला शिक्षा आयोग भी माना जाता है। क्या, भारत का पहला शिक्षा आयोग भी हंटर कमीशन को माना जाता है। रिपोर्ट लगभग 600 इसमें पृष्ठ है और 220 धाराएं हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके सुपर टेट के एग्जाम में बिल्कुल बनता है। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, हंटर कमीशन का गठन कब हुआ, बनेगा हंटर कमीशन के अध्यक्ष कौन हुए, कुल सदस्य कितने हुए, इसमें भारतीय सदस्य कितने हैं। अच्छा इसका अन्य नाम क्या है, उपनाम भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। इसे भारत का पहला शिक्षा आयोग भी माना जाता है, किसे, हंटर कमीशन को। ओके इतनी बातें क्लियर है, इतने पॉइंट्स क्लियर है। अगर इतनी बातें इतने पॉइंट्स क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइस आगे यहाँ पर देखो, अब हम पढ़ेंगे हंटर कमीशन की प्रमुख सिफारिश है। अब यहाँ पे जो वुड का डिस्पैच आया था 1854 में, तो वुड के डिस्पैच में हंटर कमीशन ने कुछ भी चेंज नहीं किया, बस कुछ अपनी बातें यहाँ पर, कुछ अपने नियम इसमें फॉलो किए हैं कि और इतना बेस्ट अगर हो जाए तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हंटर कमीशन की प्रमुख सिफारिशें देखते हैं। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि सरकार प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों पर छोड़ दे,
तथा उच्च शिक्षा की जो जिम्मेदारी है वो भारतीय एवं अन्य संगठनों के व्यक्तिगत प्रयासों पर छोड़ दें। देखो कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों पर। प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी का मतलब ये है, देखो ये सरकार को कह रहे हैं हंटर कमीशन कि आप सरकार को कह रहे हैं कि आप प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी मत लो, जिसने भी स्थानीय निकाय जिसने भी स्कूल खोले हैं, ठीक है ना, उसकी जिम्मेदारी है। हाँ, आप उस शिक्षा की जिम्मेदारी लीजिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं। आगे सहायता अनुदान राशि की दशाएं एवं शर्तें और भी अनुकूल बनाई जाए तथा सहायता अनुदान राशि समय पर उपलब्ध कराई जाए। देखो सहायता अनुदान राशि की दशाएं व शर्तें और भी अनुकूल बनाई जाए। देखो जो यहाँ पे वुड का डिस्पेच था, तो वुड ने भी ये बातें बोली थी कि भैया भारत में जो स्कूल खुले हुए हैं, भारत में जो स्कूल खुले हुए हैं आप और अन्य स्कूल मत खोलो, भारत में पहले से जो स्कूल खुले हुए हैं आप उन्हें ही सहायता प्रदान करो। तो बस ये कह रहे हैं कि उन्हें सहायता दशाएं उनके अनुकूल के अनुसार दो। अब ये नहीं कि आप इतनी ही हेल्प कर दो कि आप भैया उनकी इतनी हेल्प कर दो, कह रहे हैं सरकार को कि आप उनकी इतनी हेल्प कर दो कि वे खुद कुछ ना कर पाए, या फिर आप कुछ भी ना करो, जो उन्हें चाहिए जिस चीज़ की वहाँ पे ज़रूरत है उनके अनुकूल के अनुसार आप वो चीज़ उन्हें दो, ठीक है ना। इतनी राशि आप उन्हें समय पर दो यहाँ पे। फिर सहायता अनुदान राशि पाने के मान को संबंधित नियमों से स्कूल के प्रधानाचार्य को अवगत कराया जाए। अब देखो क्या कह रहे हैं कि भैया देखो सरकार जो पैसा देगी यहाँ पे, ठीक है, सरकार स्कूल में जो पैसा दे रही है या फिर जो भी सहायता कर रही है, तो उसका कोई ना कोई ये भी तो होगा कि कोई एक बंदे के हाथ में सौंपेगी भैया सरकार वो पैसा। भी स्कूल में देखो कितने टीचर आते हैं, मानो प्राइमरी में स्कूल में 5 टीचर हैं, 5 या फिर 6 टीचर हैं, मान लीजिए 5, अब वो 5 ही होते, 6 तो नहीं होंगे, ठीक है, 5 के लगभग है भैया। फिर क्या होगा यहाँ पे कि आपको पता है इसमें कोई हेड टीचर भी होता है, जिसे हम हेड टीचर कहते हैं, प्राथमिक विद्यालय है जो, ठीक है। तो भैया हेड टीचर जो होगा आप उसे प्रिंसिपल कह सकते हैं, प्रधानाचार्य कह सकते हैं आप उसे। तो देखो सरकार जो है सारी जिम्मेदारी किसको सौंपेगी, हेड को सौंपेगी कि भैया यहाँ पर मैंने जितनी भी सहायता अनुदान राशि आपके हाथ में दी है उसका पूरा मानक चाहिए, आपने कितना पैसा कहाँ पे खर्च किया, कितना पैसा बचाया, कितना पैसा खर्च हुआ, सारी चीज़ें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही और सही बात भी हो, जो कि आज भी फॉलो की जाती है, आज भी 2026 तक भी जी, ठीक है ना। चलिए आगे, किसी विद्यालय को सहायता अनुदान देने से पहले विद्यालय का निरीक्षण किया जाए। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि किसी विद्यालय को सहायता अनुदान देने से पहले विद्यालय का निरीक्षण करें। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी विद्यालय में, स्कूल में, ठीक है ना, आप सहायता करते हैं, सरकार को कह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उस विद्यालय का पूरा बैकग्राउंड, पूरा क्रेडिट जान लेना चाहिए। क्या वो स्कूल मान्य है, क्या वहाँ पे जो टीचर्स लोग हैं वो सही है, क्या वहाँ पे वो बच्चों का विकास कर रहे हैं, क्या है उनकी प्रगति, सारी चीज़ें, बहुत अच्छी बात है। फिर है सहायता अनुदान राशि अलग अलग कार्यों मदों के लिए दी जाए। फिर यहाँ पे हंटर कमीशन कहते हैं कि जो सहायता अनुदान राशि है वो अलग अलग कार्यों के लिए। अब देखो अगर इस स्कूल में बच्चों के लिए डेस्क आनी है तो उसके लिए अलग यहाँ पर आप सहायता करो, ठीक है ना, अलग राशि दो। अगर स्कूल में बच्चों के लिए खाना बनता है, ठीक है ना, तो उसके लिए आप जो भोजन देंगे उसका पैसा अलग दो, ठीक है ना। तो कहाँ पे कौन सा पैसा किस कार्य में लग रहा है वो अलग अलग चीज़ों पर आप यहाँ पे फोकस क्रिएट करो और उन्हें बताओ कितना पैसा यहाँ पे खर्च करना है। प्राथमिक शिक्षा का मुख्य भार स्थानीय निकायों पर हो। देखो जो प्राथमिक शिक्षा का मुख्य भार है वो स्थानीय निकायों पर होना चाहिए, ठीक है। यहीं पर प्रांतीय सरकार स्थानीय निकायों को प्राथमिक शिक्षा के कुल खर्च का लगभग 1/2 या फिर 1/3 भाग दे। कह रही है प्रांतीय सरकार स्थानीय निकायों को प्राथमिक शिक्षा के कुल खर्च का, यहाँ पर कह रही है कि जो प्राथमिक शिक्षा है, जो प्राइमरी लेवल का, ठीक है ना, यहाँ पे स्कूल्स है, उसमें सरकार ये कह रही है, सरकार को ये कह रहे हैं हंटर कमीशन कि आप लगभग 1/2 या फिर 1/3 भाग दे अपना सहायता का कुल खर्च का, ठीक है ना। जरूरत के अनुसार दे, ये नहीं कि सब कुछ आप ही दे रहे हैं, ओके, कितना दे भैया जी, जरूरत के अनुसार दे। चलो आगे यहाँ पर है, नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा या मातृभाषा हो। यहाँ पर ये बात इन्होंने बिल्कुल सही बोली, जो कि आपके वुड के डिस्पैच में वुड ने भी बोली थी कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा और भाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। और आपको पता है कि देखो यहाँ पे हमारा जो इंडिया है, इंडिया में सभी गाँव का इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो भैया उनकी जो भाषा है अपनी खुद की देशी भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, मातृभाषा है,
ठीक है। पाठ्यक्रम निर्धारित करने की जिम्मेदारी प्रांतों की होनी चाहिए। देखो पाठ्यक्रम निर्धारित करने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी होनी चाहिए, प्रांतों की होनी चाहिए, ठीक है ना। पाठ्यक्रम में व्यवहारिक एवं रोजगार परक विषय शामिल किए जाए, जैसे पशुपालन, चिकित्सा, बही खाता, मछली पालन, कृषि। कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम में जो व्यवहारिक है और जो रोजगार परक विषय है, यानी व्यवहारिक जो बच्चों के जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं उनको पाठ्यक्रम में आप जो है, आपको पता है कि ईवीएस जो है क्लास 3rd से स्टार्ट होता है प्राथमिक विद्यालय में, ठीक है ना। तो आप भैया वहाँ पर बच्चों को पशुपालन जो होता है, देखो उनके मम्मी पापा बिल्कुल गाँव में सभी करते हैं पशुपालन, ठीक है ना। चिकित्सा और मछली वगैरह भी भैया, ठीक है ना, आपको पता है तालाब वगैरह में होते पालन, कृषि, किस तरह से सारी चीजें की जाती है जिसके बारे में बच्चों को भी पता चले। अच्छा, पिछड़ी जाति और आदिवासी आदि की शिक्षा के लिए भी विशेष यहाँ पे प्रयास किया जाए। ये बात इन्होंने बोली है, ये बात वुडगेट डिस्पैच ने भी नहीं बोली, न ही मेकाले ने बोली, ये बात हंटर कमीशन ने बोली है कि जो पिछड़ी जाति है और जो आदिवासी एसटी लोग जो हैं यहाँ पे आदिवासी, ठीक है ना, जो आदिवासी जो जंगलों में रहते थे, आदिवासी और पिछड़ी जाति जो है उनके लिए भी आप शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान करें। ये किसने बोला है, हंटर कमीशन ने बोला है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर हंटर कमीशन ने बोली है। फिर सहायता अनुदान देते समय देसी पाठशालाओं, मदरसों और अंग्रेजी मिशनरी स्कूलों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाए। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया जी सरकार को कह रहे हैं, कौन, हंटर कमीशन की, अगर आप यहाँ पे सहायता अनुदान राशि देते हैं तो सहायता अनुदान देते समय ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे प्राथमिक विद्यालयों में ही दो या पाठशालाओं में ही दो। तो भैया आप जो मदरसे हैं उनमें भी दे रहे हैं, उनमें भी दो, अंग्रेजी मिशनरी उनमें भी दो, लेकिन इनके बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप प्राथमिक स्तर पर ज़्यादा दे रहे हैं, आप मदरसे में कम दे रहे हैं, आप पाठशालाओं में और ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं भैया तीनों को उनके हिसाब के अनुसार, अनुकूलन के अनुसार दीजिए। फिर है माध्यमिक शिक्षा के संबंध में क्या क्या सुझाव दिए हंटर कमीशन ने। ओके, अब हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा के बारे में क्या क्या सुझाव देते हैं यहाँ पे हंटर कमीशन। देखो माध्यमिक शिक्षा के विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से धनी व्यक्तियों तथा निजी संगठनों पर छोड़ी जाए। यहाँ पर बोला गया है सिर्फ और सिर्फ जो प्राथमिक यहाँ पे रोल्स है, जो प्राथमिक यहाँ पे विद्यालय, प्राथमिक विद्यालयों की ज़रूरतें सरकार पूरी करे, ठीक है, ये बातें बोली है। लेकिन जो यहाँ पे माध्यमिक यानी उच्च विद्यालय है उनकी जो जिम्मेदारी है, जो धनी व्यक्ति, भैया पहले जो धनी व्यक्ति होते थे करोड़ों के पैसे वाले होते थे, है ना, उच्च जाति के, बहुत ही, देखो उस समय क्या होता था, बहुत कम, लगभग 1% लोग ही उच्च शिक्षा ग्रहण करते थे। पहले क्या होता, प्राथमिक शिक्षा में किसी ने 1st क्लास की, 2nd या 3rd, बहुत कम होते थे जो 5 क्लास तक भी पढ़े लिखे होते थे। उस समय की बात चल रही है 1800 की, कब की, 1854 1882 के टाइम की बात चल रही है। तो बताओ क्या उस समय शिक्षा का क्षेत्र इतना व्यापक था, यहाँ पे बड़ा था, क्या इतना विकास था। और हाँ, जो लोग 5वीं से ज़्यादा पढ़ लिए कि इसने 9वीं कर ली, 10वीं कर ली, 11वीं 12वीं कर ली, वो लोग होते थे जो कि आपके क्या होते थे, बहुत ही पैसे वाले होते थे, उच्च वर्ग के होते थे, ठीक है, वो उस तरह के लोग होते थे। तो वो कह रहे हैं कि उनकी सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर छोड़ो जो धनी व्यक्ति है। सरकार केवल उन्हीं क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालय स्थापित करे जहां निजी प्रयास बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि सरकार ओनली, सरकार, देखो सरकार माध्यमिक शिक्षा में भी अगर कुछ सहायता कर रही है तो ओनली वहाँ पर करो जहाँ पर माध्यमिक स्कूलों में यानी कि उच्च शिक्षा में, ठीक है ना, जो निजी प्रयास है, जो धनी व्यक्ति है वो कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वहाँ पर आप दीजिए। चलिए आगे देखो। फिर यहाँ पे हंटर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा में 2 तरह के पाठ्यक्रम भी रखे। यहाँ पर हंटर कमीशन ने बोला कि माध्यमिक शिक्षा में 2 तरह के पाठ्यक्रम भी रखे जाए। क्या रखे जाए भाई, 2 तरह के पाठ्यक्रम भी रखे जाए। पहला पाठ्यक्रम कौन सा होना चाहिए, ध्यान से देखिए। पहला पाठ्यक्रम ग्रेड ए, दूसरा ग्रेड बी। ग्रेड ए का मतलब है साहित्यिक पाठ्यक्रम और बी का मतलब है व्यावसायिक शिक्षा। तो देखो माध्यमिक शिक्षा यानी कि उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हंटर कमीशन ने बोला है कि साहित्यिक पाठ्यक्रम का मतलब क्या होता है, उन छात्रों के लिए जो बाद में उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं। साहित्यिक पाठ्यक्रम, साहित्य लेवल वही बच्चा पढ़ेगा जो कि प्राइमरी से आगे भी पढ़ने की कोशिश करेगा। अभी मैंने क्या बताया
कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये 1800 के टाइम की बात चल रही है। सो गाइस यहाँ पे 1800 के टाइम में 1% लोग ऐसे होते होंगे जो कि उच्च शिक्षा ग्रहण करते थे। व्यावसायिक शिक्षा क्या होता है? उन छात्रों के लिए जो माध्यमिक शिक्षा पूरी करके रोजगार पाना चाहते हैं उसे आप व्यावसायिक शिक्षा दीजिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि भैया जो पढ़ लिख कर यहाँ पर कुछ बनना चाहते हैं, जैसे कि भैया मुझे IAS बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है ना, इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो व्यावसायिक शिक्षा ओनली उन्हीं लोगों को दी जाए जो कि यहाँ पर पढ़ने के बाद में रोजगार करना चाहते हैं। तो ये 2 तरह के पाठ्यक्रम किसने दिए भैया जी? हंटर कमीशन ने दिए। ओके, बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखो बात करेंगे उच्च शिक्षा के लिए क्या क्या कुछ सुझाव भी दिए हैं इन्होंने। उच्च शिक्षा के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं भैया जी, किसने? हंटर कमीशन ने। तो भारतीयों पर उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी छोड़ दी जाए। कह रहे हैं कि भारतीयों पर ही उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी छोड़ दे, क्योंकि भारत में जो लोग हैं काफ़ी धनी उस समय जो लोग थे उन पर वो जिम्मेदारी छोड़ दे। सरकार राज्य के महाविद्यालय वहीं स्थापित करे जहां निजी प्रयास शून्य है। कह रहे हैं कि सरकार ओनली वहीं पे सहायता प्रदान करें जहां पर उच्च शिक्षा के लिए कोई भी निजी प्रयास शून्य हो, कोई भी निजी प्रयास खुद स्वयं न कर रहा हो। कि अगर भारत में कोई भी व्यक्ति उच्च शिक्षा पर कोई भी ध्यान न दे रहा हो, कोई खर्च न कर रहा हो, कुछ भी यहाँ पर इसके बारे में न सोच रहा हो, तब सरकार यहाँ पर क्या करेगी? इसके बारे में सोचेगी। विश्वविद्यालयों में जो है प्राध्यापकों की नियुक्ति करते समय यूरोपियन विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त भारतीयों को वरीयता की जाए। और देखो क्या कह रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में जो प्रधानाचार्य है उसकी नियुक्ति करते समय जो यूरोपियन विश्वविद्यालय में है शिक्षा प्राप्त भारतीयों को वरीयता कीजिए। यानी कि विदेशों की बात कर रहे हैं, विदेशों में जो यूरोपियन विश्वविद्यालय कि उसी के आधार को मानते हुए भारत में भी, ठीक है ना, भारत में भी वही वरीयता दी जाए उनके प्राध्यापकों को। ये बातें कह रहे हैं। उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही होना चाहिए। यही बात किसने बोली? वुड ने बोली। देखो वुड ने भी तो ये बोला था, वुड का डिस्पैच आया था जब वुड ने भी यही बोला था कि भारत में जो शिक्षा है, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा में क्या होना चाहिए? बच्चे की देशी भाषा यानी मातृभाषा होनी चाहिए। फिर यहाँ पर हंटर कमीशन भी ये कहते हैं कि भैया जी माध्यमिक जो यहाँ पे भाषा है वो मातृभाषा होनी चाहिए, लेकिन जो उच्च शिक्षा है उस शिक्षा में अंग्रेजी को ही माध्यम बना जाए। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि हम 1882 यहाँ पे 54 वुड का इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि उस समय 1800 के टाइम की जब हम बात कर रहे हैं भैया, 1800 दशक के टाइम में, तो आप मुझे बताओ क्या भारत में इतने उच्च यहाँ पे लोग थे कि जो है आपके बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा 1% ऐसे लोग होंगे यहाँ पे भारत में उस समय जो कि आपके उच्च शिक्षा ग्रहण करते थे, 5वीं क्लास से आगे पढ़ते होंगे, ठीक है, 10वीं 12वीं क्लास से आगे पढ़ते होंगे। बहुत ही कम लोग, ज़्यादातर तो बस पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी या 5वीं क्लास की ओर हट गए। ओके, चलिए, तो ये यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन हमारा है हंटर कमीशन का। हंटर कमीशन 1882 बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है भैया। फिर है आयोग ने पहाड़ी जातियों, अनुसूचित जनजातियों, मुसलमानों तथा पिछड़ी जातियों की शिक्षा के लिए भी विशेष प्रयास करने की क्या की सिफारिश की। अब यहाँ पे जो भैया जी कौन है? हंटर जो कमीशन है, हंटर जो कमीशन है 1882 में जो आया है, तो भैया जी हंटर कमीशन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पहाड़ी जो जाति है, ठीक है, अनुसूचित जो जनजाति है, मुसलमान हैं और पिछड़ी जाति है यानी SC ST OBC ये सब यहाँ पे आएंगे, उनके लिए भी विशेष प्रयास करने की सिफारिश की जाए। क्योंकि इन लोगों को देखो, जो उच्च वर्ग के लोग हैं तो भैया उनके पास पैसा है, धनी है, तो वो तो पढ़ लेंगे, ठीक है, वो तो पढ़ लेंगे, लेकिन इनके पास पैसा नहीं है, नहीं इतने शिक्षित है, नहीं इतनी नॉलेज है, तो इन लोगों को भी कुछ आगे करने का विशेष प्रयास किया जाए इनके बारे में भी। तो यह बातें किसने बोली? हंटर कमीशन ने। आइए बस फटाफट एक बार यहाँ पे रिवीजन कर लीजिए। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा भैया जी? आज हंटर कमीशन का हमने पढ़ा, हंटर कमीशन का 1882। देखो ये आता है, फिर आपका वुड का जो डिस्पैच है 1854 में आया था, उसके बाद में हंटर कमीशन का आता है 1882 में। गठन कब हुआ, अध्यक्ष कौन हुए, सारी चीज़ें मैंने बता दिया बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से। फिर देखो इन्होंने भी
इन्होंने जो वुड ने जो रूल्स बनाए थे, वुड ने जो रूल्स फॉलो किए थे, बस उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें इन्होंने ऐड की है। ओके, क्या थोड़ी थोड़ी चीज़ें इन्होंने ऐड की। हाँ, इन्होंने जैसे पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST OBC इन सब के बारे में बात की है कि भैया इनको भी विशेष जो है शिक्षा दो। और यहाँ पे जो मदरसे हैं, जो माध्यमिक विद्यालय है और जो यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय, उन सबको उनकी सहायता के अनुसार सहायता दो। ठीक है, सारी चीज़ें इन लोगों ने बताई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज़्यादा। और फिर देखो इन्होंने माध्यमिक शिक्षा में 2 तरह के पाठ्यक्रम में रखे। ठीक है, कि जो यहाँ पर पढ़ाई पूरी करके रोजगार करना चाहते हैं उसे व्यवसायिक शिक्षा जो, और जो यहाँ पर उस शिक्षा लेना चाहते हैं उसे साहित्यिक पाठ्यक्रम पढ़ाओ। यानी कि जो यहाँ पे जो है आपके 12 के बाद में भी पढ़ना चाहते हैं आगे, उसे साहित्यिक शिक्षा दो कि आगे भी पढ़े, कुछ बने। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे आपको सेशन आई होप अच्छा लगा होगा। सो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे बताइए। देखो मैंने तो पूरा अपना 100% दिया है और ये सारी PDF भी आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। सो गाइज देखो, पहले तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताओ सो प्लीज़ की क्लास कैसी लगती है, कंटेंट कैसा लगता है, कैसा समझ आया है कि नहीं, समझाया सही है कि नहीं, आपको समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है ना। सो चलिए फिर अब यहीं पर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और फ्रेंड्स सो प्लीज़ फटाफट आप मुझे बताए गए सभी कमेंट में क्लास आपको अच्छी लगती है, नहीं लगती, कंटेंट अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय बाय।